डियर स्टूडेंट, नमस्कार। तो बच्चों में आज मैं जो है आपके लिए अपने इस वीडियो में जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसका बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक का सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। और आज जो है मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करूंगा। ये डिस्कशन मैं चैप्टर वाइज लूँगा। पहली बात तो आपने सैम्पल पेपर देखा होगा, तो भी मैं आपको बता दूं कि इस सैम्पल पेपर में 3 सेक्शन होंगे, ए, बी एंड सी। ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें सेक्शन ए और बी जो है, इन दोनों सेक्शन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे। और जो सेक्शन सी है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसमें केस स्टडी के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल पेपर जो है आपका 90 मिनट्स का होगा और इसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 40 होंगे, ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन ए में आपके पास जो टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर आएगा, टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, बट इसमें आपको एनी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और जो सेक्शन बी होगा इसमें भी 20 क्वेश्चन ही होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क का होगा और इसमें भी आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन सी जो है इसमें 2 केस स्टडी हैं और सैम्पल पेपर में जो केस स्टडी का क्वेश्चंस लिया है इनने चैप्टर 2 और चैप्टर 7 से उठाया है, ठीक है ना। और शायद यही पैटर्न जो है आपके ओरिजिनल आपका जब टर्म 1 एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी रहेगा। और उसमें जो है चैप्टर 2 मीन्स पॉलिनोमियल और चैप्टर 7 मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहीं से मतलब केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। इन 10 क्वेश्चन में से दोनों में 5-5 क्वेश्चन है, दोनों केस स्टडी में कोई 4-4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हुआ, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब आप आते हैं मुद्दे पे कि हम क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पेज में चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं पेज यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, अब जो है सेकंड पेज में देखेंगे हम कि क्या चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23/2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2 will be। ये क्या टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो पहले तो मैं आपको बता दूं इसका कॉन्सेप्ट, ये समझिए आप पहले कि कोई भी रैशनल नंबर आपका p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड साथ में q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ज़रूरी नहीं है कि p/q जो है ये दोनों p एंड q को प्राइम हों। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, वी चेक फर्स्ट p एंड q आर को प्राइम। ओके, को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, जब आपने देख लिया कि p एंड q को प्राइम है, सपोज कर लिया कि इफ़ p एंड q आर को प्राइम, ओके, तो अब जो ये p/q आपके पास है, मतलब जो भी कॉमन फैक्टर था हमने कैंसिल कर लिया, तो वो को प्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज कर लीजिए कि 6/15 है। ओके, 6 के फैक्टर क्या हो गया, 2 एंड 3। 15 के फैक्टर क्या हो गए, 3 एंड 5। दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है।
आप कैंसिल कर दीजिए, 3 5 जा एंड 3 2 जा, तो ये आपके पास कितना आ गया 2/5। अब ये 2 एंड 5 को प्राइम होगा, दोनों में 1 कॉमन फैक्टर है, ठीक। तो ऐसे ही हमने इसको p/q को प्राइम में रिड्यूस कर लिया। तो उसके बाद आपको देखना है कि जो q है इसके प्राइम फैक्टर्स इफ ओनली 2 रेज़ टू द पावर m या ओनली 5 रेज़ टू द पावर n और 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n। m और n जो है आपके नेचुरल नंबर्स हैं, m और n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। यदि इस टाइप का फॉर्म आपको मिल रहा है, इनमें से कोई एक भी मिल जाए आपको, कभी कभी ये दोनों नंबर इक्वल भी हो सकते हैं m और n, ठीक। तो इस कंडीशन में ये p/q हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, हमेशा क्या होगा टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है आपको। अदरवाइज यदि अदरवाइज सिचुएशन है, अदरवाइज ये एग्जैक्टली होना चाहिए, यदि ये एग्जैक्टली नहीं है तो अदरवाइज सिचुएशन है, तो वो फिर क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। समझ में आया कि नहीं। रैशनल नंबर जो है दो ही टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, पहला या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होगा। आया ना समझ में। तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा वो। अब वो किस कंडीशन में टर्मिनेटिंग होगा मैंने आपको बताया, केवल 2 उसके प्राइम फैक्टर्स हैं और उनकी पावर कोई भी हो सकती है, या केवल 5 उसके प्राइम फैक्टर्स हैं और पावर कोई भी हो सकती है, या 2 एंड 5 दोनों हैं बट पावर जो भी हो कोई नो इशू। आया ना समझ में। तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अब उसके बाद ध्यान रखना है कि ये जितनी पावर होगी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि किसी में आपको 2 रेज़ टू द पावर 4 मिल गया डिनोमिनेटर में, तो वो 4 प्लेस में टर्मिनेट होगा। या सपोज़ कर लीजिए कि 5 रेज़ टू द पावर 3 आ गया है कि नहीं, तो वो 3 प्लेस पे टर्मिनेट होगा। या इस टाइप की सिचुएशन है कि 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 रेज़ टू द पावर 4, तो जो हाईएस्ट होगी उस पे जाना है, तो ये 4 प्लेस पे टर्मिनेट होगा। समझ में आ रहा है ना। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस बेस पे ये आंसर जो है इसका बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर m टाइप है और ये 5 रेज़ टू द पावर n टाइप है, तो मतलब ये क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग। क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 क्वेश्चन में क्या बोला है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 18। HCF ऑफ मान लीजिए वो नंबर A और B है, कितना है 18। A इंटू B आपके पास कितना है 12960। ओके, आपको क्या निकालना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू देयर HCF इनटू देयर एलसीएम, ये रिलेशन है। अब आपके पास ये प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 12960। HCF कितना है आपके पास 18 इनटू एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो एलसीएम इज इक्वल टू 12960 अपॉन 18 हो गया। अब देखें 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा, 2 6 जा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये आ गया आपके पास। क्या है 9 से डिविजिबल देख लें, 9 1 जा 9, 7 जा 1 बच गया 18, 9 2 जा 18, 0, मतलब कितना आ गया आपका 720।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी है। अब यहाँ पे फिर से क्या बोला है? एलसीएम ऑफ दो नंबर है हमारे पास, उनके एलसीएम निकालने हैं हमको। ओके, क्या है दो नंबर? 2⁻³ इंटू 3² एंड 2⁻² इंटू 3³ ओके, ये टू नंबर्स हैं आपके पास, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम में आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर को हम एक ही बार लिखते हैं, कॉमन फैक्टर को एक ही बार लिखते हैं, बाद में जो नॉन कॉमन है उनको उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट नंबर है आपके पास 2⁻³ इंटू 3², और आप चाहें तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दीजिए। सेकेंड नंबर इज़ द 2² इंटू 3³ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम निकाल रहे हैं एलसीएम, तो कॉमन नंबर ये 2 हो गया, फिर ये भी कॉमन है, ये हो गया। अब 2 नॉन कॉमन बच गया एक, तो इसको भी लिख दीजिए। फिर 3 अगेन 3 और जो रिमेनिंग है उसको भी लिख दिया। ठीक, तो ये आ गया आपके पास 2⁻³ इंटू 3⁻³ ऑप्शन में इसी टाइप के नंबर हैं, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सी होगा, 2⁻³ इंटू 3⁻³। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद क्वेश्चन 13 है। द प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको 3825 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो मैं नंबर लिख लूँ 3825। अब इसके फैक्टराइजेशन करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से हो सकता है कि देखें 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 8 18 है, मतलब 3 से होगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, इन हैंड 2 22 हो गया, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = क्या अब भी 3 से है? देख लें 7 + 5 12, 12 + 2 14 + 1 15 है, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = अब 3 से है कि नहीं चेक कर लें। 5 + 2 7, 7 + 4 11, मतलब 3 से नहीं है। तो अब आते हैं 5 पे। 5 × 8 = 40, 5 × 5 = अगेन 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35। तो आपके पास क्या आ गया? 3² इंटू 5² इंटू 17। तो इस तरह से अब देखें 3² इंटू 5² इंटू 17, मतलब इसका भी ऑप्शन सी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। इस पेज में कितनी क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के? अब नेक्स्ट सेकंड पेज में आते हैं, थर्ड पेज में। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 20 है। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन अब यहाँ क्या पूछा है? डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 147/120, 147/120। ओके, तो 147/120 आपके पास नंबर है। ओके, तो देखें 7 + 4 11, 11 + 1 12। ओके, मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 3 4 = एंड 0 आ गया, 3 4 = 12 एंड 3 9 = 27। मतलब फाइनली आपके पास ये आ गया 49/40। अब
कितने प्लेस पे टर्मिनेट होगा ये चेक करना है। तो मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था। तो अब ये को प्राइम नंबर हो गए, है ना। अब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अब हम 40 के फैक्टर्स निकाल लें। 2 2 जा 2, 10 जा एंड 2 5 जा। ओके, तो ये आ गया आपके पास 49/2⁻³ इंटू 5। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओनली 2 एंड 5 फैक्टर हैं, मतलब ये टर्मिनेट है। और कितने प्लेस पे टर्मिनेट होगा? 3 प्लेस पे। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। तो इस तरह से ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज में इसके क्वेश्चन नंबर 29। In this question, the list number that is divisible by the numbers from 1 to 10, 1 to 10, इससे डिविजिबल नंबर चेक करना है। ओके, तो देखिए 1 to 10 ये नंबर्स हम पहले लिख लें। 1 2 ऐसा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऑब्वियसली 1 का फैक्टर 1 ही होगा, 2 का फैक्टर 1 इंटू 2, फैक्टर ऑफ 3 1 इंटू 3, फैक्टर ऑफ 4 1 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 1 को सभी में ले रहे हैं, बाकी प्राइम फैक्टर्स लेके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 5 1 इंटू 5, 6 1 इंटू 2 इंटू 3, 7 1 इंटू 7, 8 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर्स 1 इंटू 3 इंटू 3 एंड 10 का फैक्टर्स 1 इंटू 2 इंटू 5। मैंने बताया था कि एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पहले कॉमन वैल्यूज़ को लिखना है। तो 1 सभी में है तो 1 ले लिया। अब उसके बाद देखें 2 का, ये इसको एक बार लिख दिया। अब रिमेनिंग 2 देख लीजिए, तो ये 1 यहाँ पे इसके साथ भी है, इधर कहीं नहीं है, तो ये 2 आ गया। फिर और 2 है कि देखें, ये लास्ट वाला बचा हुआ है, तो ये इंटू 2 हो गया। इंटू अब 3 पे आ जाए, 1 2 3, ये 1 टाइम आ गया। इंटू और ऊपर 3 है कहीं पे, एक ही बचा हुआ है हमारे पास, तो मैंने इसको भी ले लिया। इंटू अब 5 देखेंगे, तो 5 एंड 5 इंटू अब कोई बचा हमारे पास, यस 7 बचा हुआ है, इसको ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72 एंड 7 5 जा 35। तो 5 2 जा 10, 1 5 7 जा 35 प्लस 1 36, 3 2 जा 6 एंड 7 3 जा 21, 0 2 in hand 1, 3 plus 1 4 plus 1 5 एंड 2। तो आंसर हमारे पास 250, और ये भी ऑप्शन सी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें जो है क्या बोला है क्वेश्चन, 3 bells ring at intervals of 4 7 and 14 minutes
all three ranks at 6 a.m. When will they ring together again? तो जब भी ये रिंगिंग वाला क्वेश्चन होता है तो इसमें जो है, देखिए ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं तो उसमें आपको एटलीस्ट, मिनिमम, लोएस्ट, शॉर्टेस्ट, ये कॉन्सेप्ट यदि मिल रहा है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम, है कि नहीं? एटमोस्ट, मैक्सिमम, है ना, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, इस टाइप का यदि कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो आपको जो है क्या निकालना है? एचसीएफ। अब देखिए ये बेल जो है 3 है, एक बेल जो है 4 मिनट्स के इंटरवल में, दूसरी 7 और तीसरी 14 मिनट्स के इंटरवल में अगेन रिंग कर रही हैं और तीनों 6 AM पे एक साथ बजी। अब वो मिनिमम ड्यूरेशन कौन सा होगा कि जिसमें फिर से वो एक साथ बजें? तो यहाँ हमको इनका एलसीएम निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। तो इसके लिए हम 4, 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 2 जा 7 एज इट इज़ होगा, 2 7 जा 2 2 1 जा 7 7 एज इट इज़ कैरी हो गया, ये 1 है ना। नाउ 7 से ये 1 1 1, तो आपके पास जो है एलसीएम आ गया 2 × 2 × 7 मीन्स 28। अब ये सभी ड्यूरेशन मिनट्स में है तो 28 मिनट्स में मतलब नेक्स्ट रिंगिंग होगी एक साथ। तो उसने पूछा है व्हेन विल दे रिंग टूगेदर अगेन। तो 6 बजे हुआ, अब 6 बजे में 28 मिनट और ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 6:28 पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। तो इस बेसिक क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं चैप्टर 2 आपके लिए ले रहा हूँ और चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है 17 क्वेश्चन है। ओके, तो 17 क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में चैप्टर 2 मीन्स पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, -1 इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। मतलब एक अपने पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x² - 7x - 8। हम इसके जीरो सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, क्या ले लिया हमने? जीरोस। इसमें से हम मान लेते हैं कि -1 जो है अल्फ़ा है। तो आपको क्या करना है? इसका अदर जीरो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। तो अल्फ़ा आपके पास कितना है? -1 प्लस बीटा माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -7 अपॉन a का वैल्यू आपके पास कितना है? 1। तो ये और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो बीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो ये +7 हो गया और ये 1 उधर शिफ्ट होके माइनस की जगह +1 हो गया। मतलब फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया? 8। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो कैलकुलेट किया वो करेक्ट है कि नहीं। आप उसको यहाँ रख के देखिए इन प्लेस ऑफ x। यहाँ पे रखा आपने 8 8 जा 64 स्क्वायर है, इसमें 8 मल्टीप्लाई होगा तो 7 8 जा 56 - 8।
64, अब इसको ऐड कर लें, दोनों सेम साइन है तो ये 64 ही आ रहा है और फाइनली कितना आ गया, 0, है ना। यदि जीरोस होता है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, उसमें 0 आ जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीधे केस स्टडी का है। ठीक, बीच में यहाँ एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है हमने। तो केस स्टडी हमारी जो है स्टार्ट होती है सेकेंड, फर्स्ट वाली आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है, वो मैं जब चैप्टर आएगा तब उसमें डिस्कस करूँगा। तो ये जो है क्वेश्चन ये है आपका रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल्स। एक बात ध्यान रखिए, केस स्टडी क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो स्टोरी जो बनाता है ना, वो स्टोरी को देख के मतलब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और वो कभी कभी ऐसा होता है कि उस स्टोरी, ठीक है, वो क्या है, रोलर कोस्टर है, जैसे ये पॉलिनोमियल का कर्व है तो दिखा दिया पॉलिनोमियल कर्व है करके एक स्टोरी बना दिया, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल का जितना कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस्ड होगा। आया ना समझ में। तो ये बोल रहा है कि पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर, दे प्ले अ की रोल इन द स्टडी ऑफ अलजेब्रा, इन एनालिसिस एंड ऑन द होल many mathematical problems involving them. Since polynomials are used to describe curves of various type of engineers use polynomials to graph the curves of roller coaster. Okay. So based on the given information, answer the question 46 to 50. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, देन द नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस, ओके। तो आपको बताना है कि मतलब जो आगे क्वेश्चन में, अब मैं इसका नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, ये दिया हुआ है कि ये ग्राफ है तो इसको देख के बताना है। तो देखिए ग्राफ की जो प्रॉपर्टी है, इसके जीरो का जो इंटरप्रिटेशन है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, उसमें ये बताया गया है कि जब भी कर्व, मान लीजिए आपके पास ये एक्सिस है, यदि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में नो रियल जीरोस एग्जिस्ट, यानी उसके एग्जिस्ट ही नहीं होंगे। आया समझ। अब ये इस एक्स एक्सिस के अबव भी हो सकता है और इसके बिलो भी हो सकता है, या ऐसी लाइन भी हो सकती है। मान लीजिए ये एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है, लेकिन जैसे ही मतलब एक्स एक्सिस को क्रॉस करके कर्व चलेगा, मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक दिस, तो जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो एक्स की वैल्यू ही उस कर्व की जीरोज होंगे। मतलब सपोज कर लें कि हमारे पास y इज इक्वल टू पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और x इज इक्वल टू a इज़ 0, ये उसका 0 है, तो उस कंडीशन में पी ए ये क्या होगा, आपका 0 होगा। क्यों, हमने a को 0 माना है, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। और ये पॉलिनोमियल की वैल्यू उसको y रिप्रेजेंट की है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताया गया होगा कि x एक्सिस में हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस में हमेशा x 0 होता है। तो ये 0 हो रहा है, मतलब y की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब वो पॉइंट कहाँ पे है, x एक्सिस में। तो देखिए अब यहाँ बहुत सिंपल है कि ये जो है एक्सिस को, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, x डैश है ये, और ये आपका जो है y डैश है, y एंड y डैश मीन्स y एक्स। तो ये देखिए x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट पे। ठीक, मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ
जीरोस 3 होंगे। और आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल यदि इसकी डिग्री 1 है तो इसके जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। डिग्री 2 है तो इसके जीरोस 2 होंगे। इसी तरह से चलते जाएगा। डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 जीरोस हैं। तो फर्स्ट डिग्री को बोलते हैं लीनियर, सेकंड डिग्री को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। सेकंड डिग्री को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। थर्ड डिग्री को बोलते हैं क्यूबिक और फोर्थ डिग्री को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ठीक, यहाँ ये 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है और 3 है मतलब ये क्या होगा? क्यूबिक होगा। तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद 47वें क्वेश्चन में क्या बोला है देखें, द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स y इज इक्वल टू पी एक्स, विच रोलर कोस्टर हैज़ मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। इसमें 3 से ज़्यादा जीरोस हैं। तो देखिए ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 पॉइंट पे। तो इसके जीरोस कितने होंगे? एक ही होगा। ओके, ये आपको एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके जीरोस 1 है। ये भी आपका देखें आप तो ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका भी नंबर आप 0 1 होगा। ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 3 पॉइंट्स पे, तो इसके नंबर आप जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। यहाँ क्या बोला है? मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। तो देखें इसके नेक्स्ट पेज में और एक ऑप्शन है हमारे पास और वो है ये। अब देखिए ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3 एंड 4। तो मतलब आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलें आगे। इफ़ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो अब इसमें देखिए, अब ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। लीनियर ए एक्स प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू, ए मतलब जो स्क्वायर वाला है ना। उसके बाद पी एक्स मैंने लिख दिया क्यूबिक, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं? एक्चुअली दिस वन इज़ द लीडिंग टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की कैरेक्टरिस्टिक्स टर्म है और यदि इसका ही कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये टर्म्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। और जब इस टर्म की वैल्यू 0 हो गई तो ये लीनियर नहीं रहेगा, ख़त्म हो गया। इसका क्वाड्रेटिक ये ख़त्म हो जाएगा, ये क्यूबिक ख़त्म हो जाएगा। बस इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, ये आपके पास है क्यूबिक है, इसकी लीडिंग टर्म क्या है? पी एक्स क्यूब, और p यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। ठीक, देखिए रोलर कोस्टर बनाया था है ना, उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे बहुत भारी चीज़ होगी, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? एकदम डिफरेंट है ना, सिंपल। जो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। अब जो क्वेश्चन नंबर 49 है इसको देखें। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास एक ग्राफ है। इफ़ द path traced by the roller coaster is represented by the above graph y is equal to px, find the number of zeros, है ना। बहुत सिंपल है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 एंड 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ऑब्वियसली 3। तो ये ऑप्शन आपका डी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका
क्वेश्चन नंबर 50। ओके, स्टेटमेंट नीचे है, ये ग्राफ है आपके पास। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, फाइंड इट्स जीरोज। तो देखिए ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो इसके जीरोज तो 3 हैं, लेकिन अब उनकी वैल्यू पूछा है। तो वैल्यू देखिए यहाँ पे है, ये बहुत छोटा लेटर है बट ये लिखा हुआ है -3, तो एक वैल्यू आपकी -3 हो गई। फिर यहाँ लिखा हुआ है -1, तो सेकंड वैल्यू आपकी -x की वैल्यू देखना है हमको, और यहाँ पे लिखा है 2, तो हमारे पास जीरोस हो गए -3, -1 एंड 2, मतलब यहाँ पे x एक्सेस की वैल्यू को हमको चेक करना है। तो -3, -1 एंड 2 मीन्स ऑप्शन सी। तो इस तरह से मतलब ये, और आई थिंक इतना मैंने बताया तो ज़रूर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि वाकई पेपर जो भी है, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता। और मैथ्स से इजी तो कुछ भी नहीं है, मैथ्स से इजी तो कुछ भी नहीं है। समझ में आया?